बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और मेरे साथ हैं शाजिया खान। वोट पाकिस्तान, इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने को हैं। इंशाअल्लाह कल 8 फरवरी सुबह 8 से शाम 5 बजे तक आम इंतखाबात के लिए 12,85,85,000 से जायद रजिस्टर्ड वोटर्स पाकिस्तानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की किस्मत का फैसला करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी अवामी अदालत लगेगी जिसमें 17,000 से ज्यादा कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतरे हुए हैं। खवातीन की बड़ी तादाद है, बैसियत कैंडिडेट 582 खवातीन जो हैं वो इन इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं और इस हवाले से भरपूर किस्म के इंतजामात किए गए हैं। पाकिस्तान टेलीविजन ने भी इलेक्शन सिटी सजाया और बसा लिया है जिसमें हम आपको इंतखाबात, वोटर्स टर्न आउट, वोटिंग डालने की शरह, उसके बाद फिर जो प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स हैं उन तमाम का हम आज और कल की नशिस्त में अहाता करेंगे। बिलखसूस आज हम गुफ्तगू करेंगे जो 54 रोज़ा इंतखाबी मुहिम रही। तमाम बड़ी सियासी जमातों ने और आज़ाद उम्मीदवारों ने इसमें भरपूर हिस्सा लिया, अपने मंशूर आप लोगों के सामने रखे, अपना विजन, अपना मैंडेट और अवाम की आरा भी हम फील्ड शोज के जरिए आपके सामने लेकर आए। तो आज के इस तवील दौरानिए वोट पाकिस्तान में हम इन तमाम पहलुओं से गुफ्तगू करेंगे। शाजिया क्या कहेंगी इस हवाले से? बिल्कुल, काफ़ी कुछ तो आप कह चुके हैं अनवार। तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि दुनिया के 5वें सबसे बड़े जो आबादी वाला मुल्क है पाकिस्तान, इसकी एक बार फिर 12वीं बार जो है वो किस्मत बदलने को है। और जो दुनिया के जमहूरी ममालिक हैं उसमें जो इंतखाबात होते हैं वो यकीनन एक डेमोक्रेसी को प्रिवेल करते हैं। पाकिस्तान की आवाम के पास कल एक बेहतरीन मौका है कि वो जमहूरी तौर पर इंतखाब में शामिल होकर वोट कास्ट करके पाकिस्तान को खुशहाली और तरक्की की तरफ गामजन कर सकते हैं। नाज़रीन, आज हम जो डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ पैनल भी मौजूद है, उसका भी हम तारुफ कराएंगे। लेकिन हम आपको जो बताएंगे सिचुएशन वो तो एक होगी इलेक्शन से पहले जो गहमा गहमी रही है उस हवाले से भी। इलेक्शन डे यकीनन जैसे कि अनवार कह चुके कि महज चंद घंटे की दूरी पर है, और पोस्ट इलेक्शन के हालात और सूरत हाल, और ये भी कि लोगों की जो इलेक्शन के हवाले से जो डेमोग्राफी रही है, अवाम वोट की ताकत को कितना समझते हैं। दूसरा ये जो एक क्रूशल काफ़ी वक्त गुजरा है, एक तो ये था तजब्जुब था कि पता नहीं अनवार ये इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, बड़ी अफवाहें थी, लेकिन वो तमाम अफवाहें दम तोड़ गई हैं। और इसका मैं समझती हूँ कि क्रेडिट जाता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब को भी, जिन्होंने बड़ा स्ट्रांगली डिसीजन भी लिया। साथ केयर टेकर गवर्नमेंट हमारी, उन्होंने तमाम मुआवनत जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ की और इलेक्शन कमीशन को वो एतमाद बख्शा कि उन्होंने आज जो लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन है उसको देखते हुए भी तमाम तरह इंतजाम जो है मुकम्मल कर लिए हैं। पैनल भी हमारे साथ मौजूद है, तो शामिल गुफ्तगू करते हैं। जी, जावेद इकबाल साहब हमारे सीनियर कोलीग हैं वोट पाकिस्तान में, इन्होंने मुसलसल आपको पाकिस्तान के तमाम हलकों का अहवाल, वोटर ट्रेंड्स, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध है, उसका अहाता किया। आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं जवाद फैजी साहब, आपने देखा सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान टेलीविजन के हमारे कुलीग हैं, फील्ड में फिरे, गालिबन NA1 चित्राल से कराची तक का इन्होंने सफर तय किया है। तो इनसे आज की नशिस्त में हम जानेंगे कि अवाम किन खतूत पे वोट देती है और जो सियासी जमातों के बयानी और वादे हैं उन पे कितना इतबार करते हैं। जवाद फैजी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाहिद चौधरी साहबा हमारी कुलीग हैं और अपना शो होस्ट करती हैं, इन्होंने बहुत से इलेक्शंस हमारे साथ मिलकर कवर किए हैं। 2024 का इलेक्शन कहां तक मुनफरिद इलेक्शन होगा माजी के इलेक्शन के मुकाबले में, आपका भी बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलें अब जी आगाज करते हैं। मैं समझती हूँ जवाद फैजी साहब से अगर मैं आगाज कर दूं, जावेद आपकी इजाजत से। जी जी जरूर जावेद साहब, हम बैठते हैं यहाँ पर, सॉरी जवाद साहब, देखिए अब ये कंफ्यूजन हो जाती है ना, इतने सीनियर लोग बैठे हो तो नाम में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, माफ़ी आपसे दरख्वास्त करती हूँ। अच्छा जवाद साहब, आपने स्टूडियो में बैठ के शो किया, लेकिन आप अब ग्राउंड पे रहे, यकीनन आपने, मैंने वो डेमोग्राफी की बात की, लोगों की वोट को लेकर क्या मतलब उनकी सोच रही है, वो उसकी ताकत को समझते भी हैं, यानी सबसे पहला सवाल यही है। देखिए, मैं दो बातें करूंगा उससे पहले कि जावेद भाई मेरे बहुत प्यारे कुलीग हैं और मुख्तलिफ चैनल्स पे रहे हैं। आज इनकी हिम्मत थी कि इतना अर्सा वहाँ बैठ के बर्दाश्त करते रहे। अच्छा, अगली बात ये कि आपने कहा मैं NA1 से चला और गालबन नहीं था, मैं बाकायदा था वहाँ पर। और दूसरा ये कि मैं कराची तक पहुँचा, आपके शहर तक, और मिले बगैर चले गए, ये मुझे गिला है। लोगों की उम्मीदें, वोटर से मिल रहे थे, वोटर नहीं समझ रहे। अच्छा, ऑन द राइटर में लोगों की उम्मीदें जो थी ना, जो मैंने देखी, और ऑल द वे फ्रॉम चित्राल टू कराची,
وہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ابھی بھی وہ پھنسے ہوئے ہیں. میری سڑک نہیں بنی, میرے اسکول نہیں ہے, میری بیٹی کے لیے, میرے بیٹے کے لیے اسکول نہیں ہے, کالج نہیں ہے, دور جانا پڑتا ہے. حالانکہ یہ پالیسیز بنانا کام ہے جن لوگوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, مگر آج بھی وہ نالی پل ٹوٹا ہوا ہے. اور مجھے چترال سے آ کے KPK تک, اور جاوید بھائی بھی وہاں گئے, مجھے خاص طور پہ مالاکنڈ ڈویژن کو کور کرنے کا موقع ملا, تو اس میں ابھی بھی وہ 10 سال ہو گئے ہیں, برج ہی نہیں بنا, وہ بہہ چکا ہے اور لوگ ڈولی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں. ہم نے تو خواتین کے بارے میں سنا تھا ڈولی میں جاتی ہیں, لیکن وہ لوگ بھی آ رہے ہیں ڈولی میں اور جا رہے ہیں, اور وہ ہم نے خطرناک چیزیں مناظر پہلے دیکھی بھی. ایک تو ان کی امید یہ ہے کہ وہ جو آئے گا وہ یہ کرے گا, اور ہمارے علاقے کے بارے میں یہ بات ہوگی. کراچی چلا جاتا ہوں اور وہاں پہ سمندر ہی سمندر ہے, اور پینے کا پانی میسر نہیں ہے. ٹینکر مافیا, یہ مافیا, وہ مافیا, جو حکومتوں میں بھی رہے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے پانی پینے کا میسر نہیں ہے. لہٰذا وہ چیزیں ہیں کہ آپ جس حلقے میں چلتے جائیں گے وہاں کے ایشوز چینج ہوتے جائیں گے. جنوبی پنجاب کے ایشوز اور دریا کنارے ہیں, ایک طرف ٹیل ہے پنجاب کی رحیم یار خان جہاں مجھے جانے کا موقع ملا, ایک طرف انوار بھائی وہاں سے سندھ پہ آپ چڑھائیاں چڑھتے ہیں دریا کنارے وادی مہران میں, وہاں پہ بھی پانی کے ایشوز ہیں. تو وہ ایشوز جو آج تک حل نہیں ہو سکے, اس دفعہ لوگوں نے یہ کہا کہ ہر دفعہ یہ ہو گیا. لاہور میں ایک واقعہ ہو گیا, ہماری نالی گلی میں گندی نالی بہ رہی ہے اور اس پہ تھپڑ شپڑ کا معاملہ بھی ہو گیا. یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ ہمیں سوچنا ہوگا. یہ بڑا اہم نقطہ اٹھایا تھا. ایشوز ہمارے جو ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہوگا, اور ان کی تیاری کیا ہے اس بارے میں بات ہونی چاہیے. جاوید, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, جیسے جواد فیضی نے کہا کہ ہر علاقے کے اپنے مسائل ہیں, آپ نے بھی بہت سے الیکشنز کور کیے ہوں گے. 2024 کا جو الیکشن ہے اس کی انتخابی مہم کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور چونکہ آپ لوگوں نے ووٹ پاکستان میں تمام حلقوں کا احاطہ کیا, میں آپ سے اگر پوچھ پاؤں کس طرح دیکھ رہے ہیں ووٹرز ٹرینڈز, کل کیا ہوگا, کن خطوط پہ ووٹرز جو ہیں وہ ووٹ ڈالیں گے, جن مسائل کی طرف جواد فیضی صاحب نے نشاندہی کی کیا وہ ان کی ترجیحات میں شامل ہوتے ہیں, نظریات کی بنیاد پہ ڈالتے ہیں, یا سیاسی وابستگی یا کسی شخصیت سے کہ شہر میں آ کے, کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ انوار صاحب اور شازیہ, آپ خود بھی ظاہر ہے فیلڈ میں رہے. انوار صاحب آپ بھی بہت آپ نے کور کیا, خیبر پختونخوا سے لے کے اسلام آباد اور پنجاب کور کیا, اور بالکل ایگزیکٹلی, اور فیلڈ میں گئے, بڑے بہترین آپ نے کوریج بھی کیا آپ سب لوگوں نے. بہت شکریہ. میرا تو پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ یہ پہلا الیکشن ہے اور میں اس کو یقیناً سیلیبریٹ بھی کر رہا ہوں. تقریباً 25-26 روز ہم اسی جگہ بیٹھے رہے, اور پاکستان کے مختلف حلقوں 266 قومی اسمبلی کے حلقے, 593 جو پاکستان کے تمام جو صوبائی اسمبلی کے حلقے بنتے ہیں ان کو ہم نے کور کیا, اور وہاں پہ جو بڑے مقابلے ہیں ان پہ بھی بات کی, وہاں کے مسائل کے حوالے سے بھی بات کی. انوار صاحب, آپ نے جو سوال اٹھایا ہے یہ یقیناً بڑا اہم سوال ہے کہ ہم نے گزشتہ چند سالوں میں دیکھا ہے کہ ایک تو ہم بہت زیادہ کسی ایک خاص شخصیت کے گرد اورینٹیشن ہماری ہو گئی تھی, اور ہمارا فوکس جو تھا وہ شخصیت ہو گیا تھا, اور جو قومی اور جو مقامی مسائل تھے وہ ہماری توجہ سے ہٹ گئے تھے. پاکستان کے اندر جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ہمیشہ انہی مسائل کو لے کے چلی ہیں. عوام کی مسائل کے وعدے تو کیے جاتے ہیں لیکن پھر ان کو ڈیلیور نہیں کیا جاتا. جس طرف جواد فیضی صاحب نے اشارہ کیا, اصل میں یہ جو پارلیمان ہے, جو سینٹ ہے, جو صوبائی اسمبلی ہے, جو قومی اسمبلی ہے, یہ تو قانون سازی کے لیے اصل میں بنائی جاتی ہے. جب تک آپ کا لوکل باڈیز سسٹم جو ہے وہ سٹرونگ نہیں ہوگا, مقامی حکومتیں آپ کی ان پلیس نہیں ہوں گی, تو آپ عوام تک ڈیلیور نہیں کر سکیں گے. یہ جو جاوید بھائی آ جاتا ہے اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی کا. جی بالکل. میں اگر معذرت میں معافی چاہتا ہوں, مجھے اس دفعہ کراچی جا کے MKM کا یہ جو مجھے سامنے آیا نا, میرے سامنے خالد مقبول صدیقی اور فاروق ستار, انہوں نے کہا ہم نے وزارتیں نہیں لینی. میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, ہمارے پروگرام میں چونکہ یہ نشر ہو چکا ہے کہ ہم وزارتیں نہیں لیں گے. ہمارا سب جماعتوں سے جن سے ہم نے اتحاد کیا, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیا ہے, وہ یہ ایشو ہے کہ ہمیں اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی چاہیے. اور جن جماعتوں کے ساتھ بھی, وہ GDA میں ہیں, وہ نون لیگ کے ساتھ ہیں, وہ دیگر جماعتوں کے ساتھ, انہوں نے کہا, حالانکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں MKM بغیر اقتدار کے رہ نہیں سکتی, لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم وزارتیں نہیں لیں گے, بلکہ ہمارا ایجنڈا اور ہمارا وعدہ ان سب سے یہ ہے, اور ہم نے وعدہ لیا ہے کہ جب تک بلدیاتی اداروں کو آپ اختیارات نہیں دیتے تب تک ہم کسی بھی قانون سازی کا حصہ نہیں. لیکن بات وہی ہے کہ عام آدمی جو ہے, کراچی کے حوالے سے میں بات کروں گی کہ کراچی کی عوام, کیونکہ میں خود بلانگ کرتی ہوں کراچی سے اور میں نے بہت کوریج کی ہے الیکشنز کی, لیکن سوال یہاں یہ آتا ہے کہ عوام اب کی بار, وہ جو نمائندہ جماعت کہا جاتا تھا MKM کو,
उस पे ट्रस्ट करेगी नहीं करेगी, क्योंकि जमात इस्लामी की स्ट्रैटेजी इस बार बेहतरीन नजर आ रही है। अच्छा, no जी। doubt, no और doubt। जमात इस्लामी वो जमात है जिसने शायद इलेक्शन का या बल्दियाती इलेक्शन का इंतजार नहीं किया, लोगों के लिए आवाज उठाई है उन्होंने जाके। ये अलग बात है कि वो स्ट्रीट पावर तक महदूद हो और सकी, उनके जलसों में पार्लियामान नहीं, नहीं उनके जलसों में मैंने कराची में खड़े हुए देखा खवातीन की तादाद सबसे बहुत ज्यादा। ज्यादा। अब खवातीन की बात हुई तो हमारी जो खातून कुलीग हैं उनको भी रोपन करते हैं। 582 फीमेल कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रही हैं, तो ये सबसे बड़ा फिगर है। Exactly. और हमने और ये बड़ा खुशाइंद भी है। जनरल नशिस्तों पे बड़े बड़े नाम, जैसे बात हुई डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा हैं, शाजिया मलिक साहिबा हैं, पंजाब में नौशीन आज इफ्तिखार हैं, साहिबा नौशीन हैं, इफ्तिखार सायरा साहिबा अफजल हैं, तारड़ सायरा साहिबा अफजल तारड़ साहिबा हैं, सुमेरा प्रकाश सुमेरा प्रकाश खास इन्होंने तौर बात पे की थी, बुनेर से हैं। बुनेर से शानदाना गुलजार साहब है पेशावर से। मैं आपसे जानना चाहूंगा, खवातीन वोटर्स भी हम देख रहे थे, जो 12 करोड़ 85,85,000 में निस्फ खवातीन हैं। एग्जैक्टली और ये जो नया हमें वोटर नजर आ रहा है, इसमें भी एक बहुत बड़ी तादाद खवातीन की है। ये बड़ी एक खुशाइन चीज़ है हमारे लिए, बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि अगर खवातीन कॉन्टेस्ट कर रही हैं तो उसके साथ साथ अब खवातीन को आगे निकल के वोट भी कास्ट करना है। इसमें हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अगर KPK की बात करें, बलोचिस्तान की बात करें, वहाँ पर खवातीन की ना तो उतनी नुमाइंदगी होती है या वोट कास्ट करने के लिए, चूँकि वहाँ का कल्चर डिफरेंट है, खवातीन को लाना पड़ता है, वो एक डिफरेंट प्रोसेस है बाज़ जगहों पर। लेकिन वही मजहबी जमातें, वही सियासी जमातें जब वो लाहौर में होती हैं, पंजाब में होती हैं या सिंध में आपको नजर आती हैं, तो वो खवातीन को लेकर आते हैं खुद, मतलब अच्छा, खुद मोबिलाइज करते हैं। जी ये बिल्कुल आम नुक्ता इन्होंने उठाया है। इसमें ये थोड़ा सा हमें वो भी देखना होगा कि ये सारा जितना वोट बैंक जिसका इजाफा हुआ है खवातीन का, वो आपके वोटर्स में भी ट्रांसलेट होगा या नहीं, उसका भी इम्पैक्ट आएगा या नहीं। घरों में ना बैठी रहे। जी बिल्कुल, घरों में ना बैठी रहे, इस पे बहुत ज्यादा और कल वो दिन है जब उन्होंने बाहर निकलना है, बहुत तो मेरे ख्याल में आपको मैसेज भी देना चाहिए उन तमाम खवातीन को जो आपको सुन रही हैं। जरूर। आप कैमरे को देखिए, लेकिन मैसेज नाज़रीन, आप नहीं समझते कि जितनी भी बड़ी जमातें, सियासी जमातें वुमेन एम्पावरमेंट की तो बात करती हैं, मगर नशिस्तें देने में पीछे रही हैं। इसमें TLP लेकिन जो मैं है, आपको ये बता बात रहा हमने हूँ, पहले भी किया अनवार भाई, ये हमने बात पहले भी की है। TLP ने ज्यादा दी है नशिस्तें मैं खवातीन को। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। जी। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह है कि सियासी जमातें, वाकई आप दुरुस्त कह रही हैं, ये ऑलमोस्ट 46 से 48% जो है हमारी खवातीन की आबादी है। लेकिन दावे भी हम करते हैं, इस वक्त कम से कम जो 5% का एक कोटा था, जो इलेक्शन कमीशन ने रखा था, इलेक्शन कमीशन ने रखा था खवातीन को उसमें टिकट आप देने देखें का। कि उसमें भी जो सियासी जमातें हैं, उन्होंने अपनी खवातीन को उस कोटे के बराबर भी जो है वो टिकट्स नहीं दिए। नहीं किया। 4.7 है, किसी का 3.8 लेकिन GDA ने है, किसी का 14.9% जो है 3.8 नशिस्तें दी। जी हाँ, तो ये मकसद ये है कि और हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा से ये किया है कि उन्होंने थोड़ा सा वो गैर रिवायती काम करते हैं। जैसे ये सवेरा प्रकाश का टिकट आप देख लें, उन्होंने टिकट दिया हुआ है, उनको दिया हुआ है, फिर माइनॉरिटीज के बहुत से लोगों को टिकट दिए हुए हैं। लेकिन जाहिर मैं इस पे इंटरेस्टेड हूँ, व्यूअर्स को बताएगा सवेरा प्रकाश के अच्छी इंतखाबी मुहिम चली और उस लेवल पे, क्योंकि बुनेर एक कंजर्वेटिव एरिया है ना, कबूलियत और अवाम में रेजोनेशन है। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। उनकी इंतखाबी मुहिम भी दुरुस्त और बहुत अच्छी चली है। लेकिन इसके साथ साथ दिलचस्प बात यह है कि जो वहाँ से वीडियोज़ और तस्वीर हमारे सामने आई हैं, जब उनके मद्दे मुकाबिल जो जमीयत उलमा इस्लाम के कई बार और मुफ्ती साहब जो हैं उनका और उनका आमना सामना हुआ है, और जो तस्वीर और वीडियो सामने आई हैं उसमें जो एहतराम सामने आया है मुफ्ती साहब की तरफ से उनके लिए, ये भी काबिल तहसीन है। और वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने तो उनको दुख्तर बुनेर का अच्छा, उसमें जमात इस्लामी भी शामिल है, उसमें जमात इस्लामी के लोग भी शामिल है, उसमें इंडिपेंडेंट्स भी शामिल है। लेकिन अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और हमें इधर ही जाना है, हमें इधर ही जाना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात और इस रिवायत को आगे लेकर चलना चाहिए, मजीद इसमें इजाफा हो। जैसे जब इलेक्शन, जैसे इन्होंने कहा GDA ने 14% अगर नुमाइंदगी दी है, इट्स मच अप्रिशिएटेड। तमाम सियासी जमातों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिसको फोकस करना चाहिए। अच्छा जवाद फैज साहब, 54 रोजा इंतखाबी मुहिम चली है, अब कल वोट करना है। आपने बहुत से हलकों में गए, मैं भी गया, तमाम हमारे कोलीग्स भी गए। आपने का क्या मुशाहिदा है? बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे? क्योंकि बहुत से तजिया निगार कर रहे हैं कि अगर ज़्यादा वोटिंग की शरह हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं उनको फेवर मिल सकता है, आज़ाद उम्मीदवार जो उनके हिमायत याफ्ता, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनकी यंगस्टर्स में अपील ज़्यादा। अगरचे नवाज शरीफ साहब ने अपनी इंतखाबी मुहिम ने कहा कि काफ़ी यंगस्टर्स उनके साथ भी हैं, कुछ ज़रा ज़्यादा उम्र के लोगों को भी उन्होंने कहा दिल जवान हो और दिल यंगस्टर हो। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो वोटिंग ट्रेंड्स किस तरह का आप देख रहे हैं? कल जो वोटिंग के लिए 12 करोड़ से ज़्यादा आवाम बाहर निकलेगी। मैंने ये देखा है अनवार के पहले जज्बातियत थी, जो चीज़ें आई सामने, और देखिए आप जवानों को जितना मर्जी कह लीजिए कि आज़ाद हो जाओ और माँ बाप से भी आज़ाद हो जाओ, वो नहीं हुए।
फिर चीज़ें आ गई, कोई इद्दत पे, कोई मुद्दत पे, कोई चीज़ों पे, और वो लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि हम किधर जा रहे हैं। फिर IMF पे खुदकुशी करना थी, वो नहीं हुई। मैं सारी बातें दोहराना नहीं चाहता, सारी दुनिया को पता है। लेकिन अब लोग, मैं जहाँ जा गया, मैं शुरू में जब गया, मैं NA1 चित्राल से शुरू हुआ, फिर सवात गया, फिर मैं KPK गया, और मालाकंड ख़ास तौर पर फिर जावेद भाई और मैं पेशावर में भी हम गए, तो वहाँ पे जज्बातियत थी। लेकिन जो चीज़ें क्लैरिटी के साथ आई, तो फिर लोगों ने सवाल शुरू कर दिया है कि हमने तो नहीं चले जाना ना लंदन, हमने तो नहीं चले जाना बैरून मुल्क, लिहाजा इसी मुल्क में रहना है, और हमने माँ बाप का भी ख्याल रखना है, बहन का भी ख्याल रखना है। वो एक वक्त आया था मेरा नचने को दिल करता, अब हर बंदा नाचने को तैयार नहीं है। अब हर बंदा ये सोच रहा है कि यार इस मुल्क में रह के इसके मुआशी मसाइल को हल करने के लिए, फिर वो जब मैनिफेस्टोज आए हैं, वो पीपल्स पार्टी का हो, वो नून लीग का हो, वो दीगर जमातों का हो, फिर लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि यार पिछली बारी करोड़ नौकरियां, 1 लाख और 50 लाख घर मिलने थे, मिले कितने, लोग सोचने लग गए। मैं बार बार, लेकिन पीपल्स पार्टी ने में 30 लाख घरों की बात की है। तो अब घरों की बात होनी है, घर की बात होनी है। भुट्टो घर से निकलता है तो घर भी तो चाहिए ना, वरना कहाँ से निकलेगा। लेकिन अब लोगों की सोच थोड़ी सी, इसमें असल में कुछ जो है ना थोड़े से अननेचुरल किस्म के मंशूर के अंदर बातें भी सामने आई हैं। मंशूर में बिल्कुल 300 यूनिट जी बिल्कुल फ्री देना, नहीं वो चेंज हो गया है, सोलर पे आ गया, वो अब सोलर पे आ गया है। ये ज़हन में जावेद भाई, जी मैं बता रहा हूं, 300 यूनिट का कहा मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने भी कहा। सबसे पहले पीपल्स 10 पार्टी को नुकाती- जब समझ आई कि देखें ये तो आप IMF प्रोग्राम में हैं, वो तो इतने और पैसे आप चाहिए। तो जो इस वक्त एग्जिस्टिंग रेट्स है उसमें आप तब्दीली नहीं कर सकते, उसमें कमी नहीं कर सकते। अच्छा, एक और बात आप मैं- कैसे, मैं बात पूरी कर लूं कि अगर आप इसमें नहीं कर सकते तो आप किस तरह से उनके साथ फिर नेगोशिएट करेंगे जब अगली नई हुकूमत आएगी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिर कह दिया कि नहीं कि हम सोलर के जरिए जो है वो 300 देंगे। तो मतलब कहने का यह है कि एक तो यह है कि इंतखाबी मुहिम की आपने शुरू में बात की थी, उसका मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर सका था। जो मेरा तासुर है कि इस बार इंतखाबी मुहिम तमाम सियासी जमातों ने बहुत स्लो शुरू की। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अवामी नेशनल पार्टी ने बहुत पहले शुरू की हुई थी, उन्होंने कैंडिडेट्स भी फाइनल किए हुए थे, उन्होंने अपना मंशूर भी फाइनल कर लिया था। इसी तरह जमात इस्लामी ने भी किया था। लेकिन बाकी जमातें चूंकि प्रोपेगेंडा था, डिसइंफॉर्मेशन थी कि पता नहीं इंतखाबात होंगे नहीं होंगे। हम आप मुस्तकिल ये कह रहे थे कि इंतखाबात होने हैं, हर सूरत में होने हैं, लेकिन लोग इसका शिकार रहे। तो मेरे ख्याल में इस वजह से नाहिद, अब जैसे कि हम इंतखाबी मंशूर की बात करते हैं, बड़े दावे होते हैं, दूध की नहरें बहा देंगे, रोटी कपड़ा मकान से आ जाते हैं, 300 यूनिट बिजली जो कि सोलर से वो दिया जाएगा, घर दिए जाएंगे, तनख्वाह दुगनी कर दी जाएगी, सब कुछ है। मगर जब आपने भी बहुत सारे गेस्ट को पॉलिटिकल पार्टी से बुलाया होगा, हम सब ने बुलाया होगा, जब उनसे ग्राउंड रियलिटी पे की बात करते हैं कि जी इकोनॉमी की ये सूरत हाल है, आपके पास प्लान क्या है, आप कैसे करेंगे, वो फिर ये होता है आए शाये होता है। तो इंतखाबी मंशूर की देखिए लीगल वैल्यू तो कुछ नहीं है, मोरल वैल्यू होती है। तो पब्लिक को तो अब समझ आ रही है ना सारी चीजें। नहीं, मोरल वैल्यूज का बटा बैठ चुका है। नहीं, अब मैं यही बात पहले भी करना चाह रही थी कि अवाम की सोच में अब तब्दीली आई है। पहले रोटी कपड़ा मकान तक आप महदूद थे, आपको ये पता था बस यही है, और इन्हीं नारों के पीछे आपने चलना है। अब लोग एजुकेशन की बात कर रहे हैं, अब लोग हेल्थ की बात कर रहे हैं, लोग इससे आगे बढ़कर क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, और ये इन चीजों को अब अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है कि बेहतर हुई है। सियासी पार्टीज की भी ये मंशूर पे बड़ी मेहनत की गई और काफी लेट भी आए। मुस्लिम लीग नून ने भी बड़ा इस पे काम किया, फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी काम किया, तो ये अंडरस्टैंडिंग उधर भी बेहतर हुई है। और आई होप कि अब आगे जब लोग सवाल करेंगे, अब जो हमारा जिस तरह एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारे मसाइल मुख्तलिफ हैं और बहुत सारे मसाइल में हम घिरे हुए हैं, अगर ये हमारी सियासी पार्टीज जो हैं 40 से 45% भी अपने मैनिफेस्टो पे अमल कर लेते हैं और उसको हासिल कर लेते हैं, मैं ये समझूंगी कि वो एक सक्सेस स्टोरी है। ये है कि इसको फोकस करना पड़ेगा। अब वो पुरानी वाली चीजें नहीं चलेंगी कि जो पिछले 70 साल से होता आया है और आपने उस पर काम नहीं किया, सिर्फ वादे किए और लोगों आपने काम कुछ नहीं किया। अब ये नहीं होगा। अब अगर हमारे यहाँ एक बड़ी तादाद में 2 करोड़ से ज्यादा गालिबन मेरा ख्याल वोटर जो अब रजिस्टर हुए 4 करोड़, तो ये एक बड़ी तादाद है। इसका मतलब है लोगों को इंतखाबी निजाम पे उनको एतमाद है, उनको जमहूरियत, इस जमहूरी निजाम पे एतमाद है। लोग ये चाहते हैं कि वोट कास्ट करें। फिर यूथ का बड़ा फैक्टर, जो पहले भी बात हो रही थी कि इसमें एक बड़ी तादाद है यूथ की भी। अब वहां पे थोड़ा सा एक हमारे यहाँ हम देखते हैं सोशल मीडिया पे तो बहुत एक्टिव है। अगर ये हमारी यूथ कल निकले वोट कास्ट करे तो इसका बहुत बड़ा दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा सा कम उम्र जो है वो 44 से ज्यादा है हमारे। जी, हमें एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे। तो ये मंशूर की जो बात है इस पे भी जरूर हम गुफ्तगू कर रहे होंगे वोटर ट्रेंड्स के हवाले से। और जैसे नाहिद ने एंड में कहा, हमारा हर ब्रेक और प्रोग्राम के इब्तिदा और इख्तिताम में यही मैसेज हो कि कल निकलें घरों से, छुट्टी ना माने, वोट डालें। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हमारे साथ रहिए।
लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन जीटी रोड पर। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, मुत्तहिद होकर रहिए, सिर्फ इसी तरीके से आप पाकिस्तान को दुनिया की अजीम तरीन सल्तनत बना सकते हैं। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन जीटी रोड पर। बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। अब हम मैदान जंग में आमने सामने मुकाबला करेंगे, उस वक्त तक जब तक दुश्मन खत्म न हो जाए। बाबा ने इस जंग को शुरू किया है और अब हमें इसे जारी रखना होगा। ये बहुत अहम खबर है। मैं एक अच्छा शिकारी हूँ। जब आप शिकारी हो तो आप खुद भी शिकार बन सकते हैं। आखिरी बार है कि तुम जिंदान में हो। अगर महमूद पाशा को रिहा न किया गया तो फौज बगावत कर देगी सुल्तान मौसम। महमूद पाशा आखिर इतने ताकतवर कैसे हो सकते हैं? जिसे मरना है आ जाओ। आपको फौजी दस्ते के सामने सजाए मौत दी जाएगी। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। हमें कुछ भी करके सजाए मौत को रोकना होगा। क्या आपने उसे मार डाला? अभी तक नहीं। अब किसी को भी माफ नहीं किया जाएगा। सिपाहियों, बंदूकें उठा ले, गोली चलाओ। अगर आपने महमूद पाशा को ना छोड़ा तो हम इन पर गोली चला देंगे। वेलकम बैक नाजरीन। और जैसा कि पीटीवी न्यूज़ में खुसूसी ट्रांसमिशन इलेक्शन के हवाले से जारी है और 8 फरवरी को इंतखाबी मैदान सजेगा, जिसने हमने देखा है कि अवामी मैंडेट निकलेगी, उसी की बुनियाद पर फैसला होगा कि इक़्तिदार का सहरा किस पर सजता है। गो कि ये जो आम इंतखाबात हैं ये हसास नोयत के रहे, लेकिन इस हवाले से हमने इलेक्शन कमीशन का जो किरदार देखा वो बेहतरीन रहा। इस वक्त हमारे साथ फ़हद जावेद मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में। उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। जावेद, ये बताइएगा कि मुख्तलिफ चैलेंजेस रहे, मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हुए। आप क्या हमें अपडेट देंगे? जी, इलेक्शन के जो हवाले से मैं आपको बताऊं कि सुबह पोलिंग का अमल शुरू हो जाएगा 8 बजे। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने खुसूसी इंतजामात किए थे बड़े अच्छे तरीके से। इलेक्शन कमीशन के अंदर इस वक्त भी जो है वो कंप्लेन सेंटर और इनकी अमला इलेक्शन कमीशन के अंदर मौजूद है। सुबह 8 बजे पोलिंग पूरे मुल्क में शुरू होगी, जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक जामे पोलिंग प्लान मुरतब किया गया है। 859 हल्के हैं जहाँ पर पोलिंग का अमल होगा। इस हवाले से तमाम जो पोलिंग का मटीरियल है वो तमाम हलकों के अंदर भिजवा दिया गया है और इस वक्त भी जो इलेक्शन कमीशन के अंदर कंट्रोल सेंटर है वो अपना काम कर रहा है। अगर किसी इलाके से ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी या कोई कैंपेन के हवाले से कोई शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई की जा रही है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। जी
اچھا مجھے بتائیے گا کہ جو ظاہر بات ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اس حوالے سے بہت بڑی تیاری کی ہوگی، کچھ ان حوالوں سے بتائیے گا کتنے پولنگ سٹیشن حساس قرار دیے گئے ہیں؟ آج بھی انفارچونیٹ واقعہ ہوا ہے بلوچستان میں 2 انتخابی دفاتر کے سامنے دھماکے ہوئے جس پہ 26 افراد لقمہ اجل بنے۔ اللہ تعالیٰ ان جو لوگ شہید ہو گئے انہیں درجات بلند کرے اور جو زخمی ہوئے ان کو صحت کی دعا ہے۔ ایک تو اس حوالے سے ضرور بتائیے گا، دوسرا نتائج کو کیسے یکجا کیا جائے گا اور اس کے لیے کیا سسٹم وضع کیا گیا ہے؟ فہد جی، جو آج 2 افسوسناک واقعات ہوئے ہیں بلوچستان کے حوالے سے، اس حوالے سے چیف الیکشن کمیشن نے چاروں صوبوں کے اندر جو چیف سیکٹریز ہیں اور آئی جی پولیس ہیں ان کو کہا ہے کہ سیکیورٹی کو مزید فل پروف کیا جائے، اور الیکشن کے حوالے سے بھی جو سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں وہ فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ 3 لیئر کے اندر سیکیورٹیز ہوں گی، حساس پولنگ اسٹیشن کے اندر پولیس اور رینجرز کے ساتھ لا انفورسمنٹ کے دیگر جو فورسز ہیں وہ بھی تعینات کی جائیں گی۔ اس کو سیکیورٹی کے 3 لیئرز بنائی گئی ہیں، اور آج جو افسوسناک واقعہ بلوچستان کے اندر پیش آیا ہے اس حوالے سے چیف الیکشن کمیشن نے چاروں آئی جیز کو اور چیف سیکٹریز کو ہدایت کی ہے کہ انتخابی عمل کے حوالے سے جو پولنگ ہوگی، جب پولنگ شروع ہوگی تو اس پہ یہ فل پروف سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنایا جائے۔ جہاں تک نتائج کے حوالے سے ہے تو الیکشن کمیشن نے اس دفعہ EMS جو ہے الیکشن مینجمنٹ سسٹم اناؤنس کیا ہے، جو کہ نتائج مرتب ہوں گے ان کو آروز جو ہے وہ سسٹم کے اندر ڈالیں گے، اور وہ اس کا جو فارم 47 ہے وہ حتمی رزلٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو موصول ہوگا۔ EMS جو ہے وہ نیٹ پر نہیں چلے گا، وہ آف لائن اور آن لائن دونوں طرح، مطلب نیٹ کے ساتھ بھی اور بغیر نیٹ کے بھی کام کرے گا۔ پریزائڈنگ افسر اپنا فارم 45 اس کے اندر ڈالیں گے، وہ وہاں سے جائے گا ریٹرننگ افسر کے پاس، ریٹرننگ افسر سے فارم 47 جنریٹ ہوگا جو EMS کے اندر آئے گا، اور وہ یہاں الیکشن کمیشن میں بھی ڈپلوائے نظر آئے گا، اور اس کے علاوہ جو RO آفیسز ہوں گے ان کے باہر بھی الیکشن کمیشن نے خصوصی طور پر ہدایت کی ہے، اسکرین لگی ہوگی اور وہاں پر بھی اس حلقے کا پورا رزلٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا۔ جی اچھا فہد، یہ بتائیے گا کہ پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ واٹس ایپ جو ہے اس کو یعنی شکایت درج کرنے کے لیے واٹس ایپ یوز کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی ڈیٹیل بتائیے گا۔ دوسرا یہ کہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے یا انتخابی عمل ہے اس کے مانیٹرنگ کرنے کے حوالے سے بھی کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے۔ جی، الیکشن کمیشن کے اندر جب سے انتخابی مہم کا اعلان ہوا تھا تب سے لے کے آج تک ایک کنٹرول روم موجود ہے جو کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے حوالے سے بھی حالات کو دیکھ رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو انتخابی سرگرمیاں ہو رہی ہیں اگر اس میں کسی جگہ پر کوئی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس پر بھی کارروائی الیکشن کمیشن کے اندر سے کنٹرول روم کے اندر سے متعلقہ ڈسٹرکٹ میں کی جاتی ہے، یا پھر صوبائی الیکشن کمیشن کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اس جو ضابطہ اخلاق کی کارروائی ہے اس کو دیکھے۔ اس کے علاوہ جو اس دفعہ ایک خاص اس الیکشن کے اندر یہ تھا کہ 1200 سے زائد الیکشن کی جو الیکشن کمیشن کی مانیٹرنگ ٹیمز تھیں وہ مختلف حلقوں کے اندر موجود رہی ہیں، اور انہوں نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر مختلف امیدواروں کو جو ہے وہ جرمانے بھی کیے کہ جرمانے کی حد 50,000 روپے تھی، اور اگر کوئی سرکاری ملازم اس کے کمپین کے اندر ملوث پایا گیا تو اس کو بھی جرمانے کیے گئے ہیں، اور اگر کسی انتخابی مہم کے دوران 1 سے 2 دفعہ شکایت موصول ہوئی ہے تو اس کے خلاف الیکشن کمیشن نے تعزیراتی کارروائی بھی کی ہے اور اس کو ڈسکوالیفائی بھی کیا ہے۔ 1 نمائندہ جو ہے ان کو ڈسکوالیفائی بھی کیا گیا کہ مسلسل ان کی طرف سے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہو رہی تھی۔ جی اچھا، ایک اور اہم سوال یہ ہے کیونکہ ویورز ہمیں سن رہے ہوں گے، پی ٹی وی جو ہے وہ اس کی پہنچ بہت دور تک ہے، ووٹ ڈالنے کے لیے 18 سال عمر جو ہے وہ بنیادی شرط ہے، آئی ڈی کارڈ کا ہونا میں چاہوں گا کہ وہ بھی ضرور بتائیے گا کہ اس پروسیجر کو، اور 8300 پہ اگر آپ میسج کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ذرا فہد اس کی تفصیلات بھی بتائیں کیونکہ ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ووٹرز جو ہیں وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں، صحیح طریقے سے صحیح طریقے سے کریں تاکہ ان کا ووٹ بھی نہ ضائع ہو، اور آئی ڈی کارڈ ہونا لازمی شرط ہے، بنیادی شرط ہے۔ جی بالکل، اس سے قبل جو ماضی میں الیکشن ہوتے رہے ہیں اس میں ایک ٹرینڈ یہ رہا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی تھیں وہ ووٹر کو ایک لسٹ پرچی بنا کے دیتے تھے کہ آپ کا ووٹ کس پولنگ سٹیشن میں اور کہاں پر ہے، لیکن اس دفعہ الیکشن کمیشن نے ایک جامع نظام مرتب کیا ہے۔ 8300 پر آپ میسج کریں گے، اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر ڈالیں گے تو اس آپ کی ٹوٹل ڈیٹیل آ جائے گی کہ آپ کس حلقے کے اندر ووٹر ہیں، آپ کا کس حلقے کے اندر ووٹ ہے، آپ کا نیئرسٹ پولنگ سٹیشن کہاں ہے جہاں پر آپ کا ووٹ ہے، آپ وہاں پر جا کر ووٹ ڈالیں گے۔ اور اس حوالے سے اس سروس کو بہت زیادہ استعمال کیا گیا اور خاص سرور الیکشن کمیشن نے اس کے لیے کیا تاکہ جب اس پر لوڈ ہو تو یہ جو سروس ہے یہ بیٹھے نا۔ اس کے علاوہ جو دوسرے آپ نے آئی ڈی کارڈ کے حوالے سے کہا، جی بالکل
इलेक्शन के लिए जो शर्त है वो आईडी कार्ड की शर्त है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से खसूसी हिदायत जारी की गई है, ज़ायदुल मियाद आईडी कार्ड, अगर आपका आईडी कार्ड एक्सपायर हुआ है तो उस पर आप वोट डाल सकेंगे, लेकिन किसी आईडी कार्ड की फोटो कॉपी पर वोट नहीं डलेगा, पासपोर्ट पर वोट नहीं डलेगा और किसी डॉक्यूमेंट पर वोट नहीं डलेगा। आपका आईडी कार्ड होना, वोटर का आईडी कार्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो आईडी कार्ड एक्सपायर हुआ है तो भी वो आईडी कार्ड चलेगा, लेकिन आईडी कार्ड की फोटो कॉपी या कोई ऐसा दीगर डॉक्यूमेंट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल में बहुत शुक्रिया फ़ाद, थैंक यू वेरी मच। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं, कीप पोस्टेड देयर, और हमें अपडेट हम कल भी लेंगे और आपसे भी मजीद भी कोई डेवलपमेंट होती है शेयर कीजिएगा। अयाज असलम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे न्यूज़ डिपार्टमेंट से हैं, आप देखते होंगे खबरनामा जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है वो उसकी न्यूज़ कास्टिंग भी करते हैं और बड़े तवील अरसे से बड़े ज़बरदस्त तरीके से, चूँकि उसको देख के पढ़ना हो रहा होता है सारा। अयाज क्या हाल है आपके, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो वोट डाल रहे हैं ना इंशाल्लाह अपना? जी हाँ बिल्कुल, कल डाल रहे हैं जी वोट, और ये मेरा पहला वोट होगा। क्या पहला वोट होगा? 4 करोड़ लोगों में इनका शुमार होता है। मुबारक हो, मिठाई लेके आनी थी सर। वो इसलिए कि पहले असल में प्राइवेट मीडिया के अंदर तो इजाजत नहीं मिलती थी, आपको पता है मीडिया की ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अच्छा, मतलब मिलती नहीं होती। मतलब आप 18 साल से बड़े हैं, आप निकल नहीं सकते, इजाजत तो हर इदारा देता है। 18 साल से बड़े हैं आप, यानी रजिस्टर्ड आप पहले से हैं? रजिस्टर्ड पहले से। अच्छा, ये बात ये बड़ी अब इंपॉर्टेंट चूंकि बात आप जो कि तो हम फर्स्ट पहले टाइम आए हैं ना, एज ए वोटर आए हैं, तो क्या आप तो ज़रा बताए, आप उस हवाले से बताएं कि हम यही बात कर दें कि क्या तरजीहात होती हैं, मैनिफेस्टो देखे जाते हैं, मैनिफेस्टो फिर अगर इलेक्शन के बाद, अभी तो कबल अज़ वक्त है, लेकिन अगर मखलूद हुकूमत बनती है तो उसमें तो फिर मैनिफेस्टो हर पार्टी का अपना, फिर वो अगर इकट्ठे हो जाएं तो उस पर कितना कॉम्प्रोमाइज़ होता है, कुछ इस हवाले से आपकी क्या राय है? सर मेरे ख्याल में तो सबसे पहले जिसने भी वोट डालना है सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर आपको पहले ये देखना है आपके मुल्क के लिए अच्छा कौन है। आप किसी भी सियासी जमात से आपका मेरे ख्याल में ताल्लुक़ है तो सबसे पहले ये देखें कि जिसको वोट आप कास्ट करने जा रहा है वो पाकिस्तान के बारे में उसकी थिंकिंग क्या है और उसके पास कितनी अप्रोच है कि वो आपके मसाइल हल करने की कितनी सलाहियत रखता है। क्योंकि जिस भी शख्स को हमने वोट डालना है उसी ने पार्लियामेंट में आगे जाके आपके मसाइल जो है वो सामने रखने हैं और उसी से कानून साजी जो है वो आगे तैयार होनी है। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि मैनिफेस्टो तो आपको, आप माशाल्लाह सब मुझसे बहुत सीनियर बैठे हुए हैं, आपको पता है मैनिफेस्टो बहुत कम होता है जिसके ऊपर अमल दरामद किया जाता है। कहा तो जाता है लेकिन अमल दरामद बहुत कम होता हुआ नजर आता है। तो उससे बेहतर यह है कि आप जिस शख्सियत को वोट दे रहे हैं वो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो कितना ईमानदार है और वो पाकिस्तान के लिए कितना अच्छा साबित होगा। अच्छा जी आप बात कीजिए। अच्छा यार, वैसे जब भी हम बात करते हैं अपनी यूथ की बात करते हैं और ब्लेसिंग है हमारे मुल्क के लिए कि हमारे 65% या उससे ज़्यादा जो है हमारी यूथ है, लेकिन ये जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ गुजरी हैं जो इक़्तिदार में आई हैं वो बड़े फ़ख्री अंदाज में तो बात ज़रूर करती हैं कि जी हमारी यूथ इतनी परसेंटेज है, 35 साल से कम उम्र जो है 44 पॉइंट समथिंग % यहाँ पर है, लेकिन उनके लिए कोई प्लान नहीं है। मतलब आप तालीम याफ्ता को कह लें या फिर बासलाहियत नौजवानों की बात कर लें, उनके लिए प्लान बस यही होता है कि लैपटॉप स्कीम हो गई, आसान कर्जे हो गए, सारा कुछ हो गया। ये जो भी हुकूमत आएगी कल इलेक्शन के बाद वो क्या डिलीवर कर सकती है? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज, अगर हम यूथ की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज भी आने वाली हुकूमत के लिए यूथ को ही एड्रेस करना होगा। आप देखिए पाकिस्तान में यूथ की जो बड़ी तादाद है वो मुल्क से बाहर जाने के हवाले से बात कर रही है, सोच रही है, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ जो है वो यही कहा जा रहा है क्योंकि उनके पास यहाँ पे मौके जो है उस तरीके से मुयसर नहीं है, इस वजह से लोग बाहर जाने का सोच रहे हैं। तो अभी भी आप देखें पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो देखें, PMLN की हम बात कर लें, दीगर सियासी जमातें, वो सब के सब कह तो ये रहे हैं कि हम नौजवानों के लिए काम करेंगे, IT के लिए उनके लिए फील्ड में जो है वो मौके पैदा किए जाएंगे, मुल्क में रोज़गार पैदा किया जाएगा, नौकरियां दी जाएंगी। लेकिन अल्लाह करे कि ये नौकरियां वो जो पिछली हुकूमत ने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था उस तरह ना हो। वाकई नौजवानों को अगर रोज़गार मेरे ख्याल में मिलेगा तो सबसे बड़ा चैलेंज ही नौजवान होंगे। PMLN ने तो वजारत का भी कहा है कि नौजवानों की जो है वजारत, लेकिन इसका इदराक बड़ी देर से हुआ है। मैं ये कहूँगी हमारी सियासी पार्टीज को पहले इस पे फोकस करना चाहिए था। इतनी बड़ी तादाद आपके पास यूथ की है, 60% प्लस की है, ये आपके लिए अच्छा अब ये मैं चाहूंगा क्योंकि खतरा भी है जी, बड़ी सियासी जमातें, सॉरी आपके सवाल से पहले मैं बात करना चाह रहा हूँ। जो पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें थी उन्होंने, यानी जिसमें मैं मुस्लिम लीग नून को भी कहूँगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कहूँगा, ये एक बहुत बड़ा इनके साथ मसला रहा है कि उनका एक यूथ के साथ डिस्कनेक्ट रहा है। इन्होंने यूथ को उस तरह से एड्रेस नहीं किया जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता कई सालों में किया था। वो खिला जो पैदा हुआ था इनका, अगरचे कि मुस्लिम लीग नून ने भी किया, अभी आप देख रहे हैं मैनिफेस्टो के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा, यूथ को एड्रेस किया। फिर अभी जो आखिरी रोज़ इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो रही थी, मरियम नवाज शरीफ ने बड़ी अहम बात की नौजवानों के हवाले से कि अगर कोई भटका भी हुआ है, किसी भी दूसरी जमात
के फॉलोअर है, हम उसको भी जो है अपने साथ चलाने के लिए तैयार हैं। ये मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत अच्छी बात थी। स्किल डेवलपमेंट, हमारे ज़ाहिर है हर साल पढ़े लिखे लाखों तादाद में जो है नौजवान फारिग हो रहे हैं, लेकिन वो नौकरियों की और फिर ज्यादातर सरकारी नौकरियों की तरफ वो देखते हैं। तो एक हमें ये भी एक अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी होगी कि हुकूमत जो है वो सारी नौकरियां नहीं दे सकती, प्राइवेट सेक्टर को भी इंकरेज करना होगा, प्राइवेट सेक्टर को नौकरियां देनी होंगी, और फिर इसके साथ साथ स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है अनवार साहब और शाजिया, ये बहुत जरूरी है कि प्रोफेशनल, आप देखें पूरी दुनिया में भी उनकी डिमांड है और पाकिस्तान के भी अंदर जो है वो बहुत डिमांड है। तो स्किल बेस्ड एजुकेशन भी यूथ के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, जो जवाब साहब नए नारे भी आए हैं, चुनो नई सोच को, बिलावल साहब कह रहे हैं, PML कहे पाकिस्तान को नवाज दो, ये दिल फरेब नारे, ये कैची जो होते हैं, ये लोग अट्रैक्ट होते हैं इस तरफ? होते हैं, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह मिसाक जमहूरियत की बात हुई, मिसाक मईशत की बात हुई, अब मिसाक पाकिस्तान की बात तो मिसाक यूथ की बात भी होनी चाहिए, मिसाक पाकिस्तान की सबसे पहले बात होनी चाहिए। ये जो रवैये है ना कि उसने उसको नहीं पकड़ा, उसने ये इशू नहीं दिया, उसने ये नुक्ता नहीं उठाया, उसने ये पॉइंट नहीं उठाया, मेरा ख्याल है सबको सब कुछ करना पड़ेगा। यूथ, आपके नौजवान, और फिर कल जो अभी जो छोटे बच्चे हैं 8-10 साल के, यार मैं हैरान इस बात पे होता हूँ, और मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैंने कॉलम लिखा कि आलम अरवाह से कुछ आवाज़ें। अब आलम अरवाह में जो बच्चे जिनके हिस्से में अल्लाह ने पाकिस्तान में पैदा होना लिखना है, वो वहाँ एहतजाज ही करते रहेंगे कि ऐसी नहीं जाना क्योंकि मैं जाते ही मकरूज पैदा हो जाऊंगा। ये सोचना पड़ेगा और सबको सोचना पड़ेगा, और ये सबको इस पे यूथ के हवाले से मिसाक पाकिस्तान करना होगा। मैं कराची में खड़ा था, मैंने प्रोग्राम का आगाज़ शाहराए पाकिस्तान से किया, इसीलिए कि अपनी अपनी एलिज के अंदर, अपनी अपनी गलियों और सड़कों के अंदर तो हम गुम हैं, लेकिन शाहराए पाकिस्तान को कौन चलाएगा? ये सबसे जो बेसिक इश्यूज हैं, आपके देखिए यूथ है, बेराह कर देंगे, अगर उनके मिजाज बिगाड़ देंगे, जबान बिगाड़ देंगे, दहन बिगाड़ देंगे, उनको नौकरी नहीं देंगे, वो क्या करेंगे? वो थोड़ा बहुत बैठ के बदतमीजियां शुरू कर देंगे। आज आपने देख ले, हमारे दौर में कहा था बाबा मुझे ये ले दीजिए, आप कहता मामा मुझे ले दो, आप दीजिए, उससे लो दो पे आ गए, वापस लाना होगा, और तभी होगा जब ये तमाम तर मैं बिला तखसीस और तफरीक बात कर रहा हूँ, अगर आप नौजवान नस्ल को, अगर आप छोटे बच्चों को तरबियत देना चाहेंगे वो ले लेंगे, लेकिन अगर आप ही खड़े मैं छटांगा नहीं, रिंग पिस्टन कमजोर हो गए हैं, जला दो, गिरा दो, फिर ये पुल्क तरफ बड़ा आम नुकता उठा। एक और सवाल मैं करना चाहूँगा सर, पता है पीपल्स पार्टी PML की हम बात कर रहे हैं, लेकिन PTI के हिमायत याफ्ता बहुत उम्मीदवार मैदान में और आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। जावेद साहब, 11,165 आज़ाद उम्मीदवार जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, 11,165। मेरे ख्याल में जो सियासी जमातों के उम्मीदवार हैं उससे डबल है, बिल्कुल उससे डबल है ऑलमोस्ट। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि इस 11,165 उम्मीदवारों को आप किस तरह देखते हैं? वोटर्स के सामने इस तमाम चॉइसेस होंगी, ये क्या इम्पैक्ट डाल सकते हैं? नहीं, इम्पैक्ट तो होना है, अगर तो वोटर निकलता है और वो अपने पसंदीदा आज़ाद कैंडिडेट को वोट डालता है, फिर तो होना है। लेकिन हमने ये देखा है माजी के अंदर कि बहैसियत पार्टी जो होती है वो ज़्यादा मुनज़्ज़म होती है, उनकी पूरी एक प्लानिंग होती है, इलेक्शन डे बड़ा अहम होता है। आज़ाद लोग जो हैं, आप भी मैं गया हूँ, मैंने उनसे बात की है मुख्तलिफ हलकों में जहाँ आज़ाद कैंडिडेट्स खड़े हैं, मैंने उनसे पूछा है कि आपका आज़ाद कैंडिडेट का क्या निशान है? वो निशान उनको याद नहीं रहता। ये एक कन्फ्यूजन उनके लिए मौजूद रहेगी, एक बात। दूसरी, बहैसियत पार्टी मुनज़्ज़म होती है, वो अपने वोटर को अपने घर से निकाल के पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाती है, ये दूसरा एडवांटेज है। और तीसरा यही एडवांटेज है कि जाहिर है अब जो एक मंजरनामा बन गया है जिसमें एक खास सूरत हाल के अंदर लोग सामने आए हैं, तो मेरे ख्याल में अवाम अब ये भी देख रही है कि मुल्क को हमने चलाना है। इस वक्त जो हमारी माशी हालत है उसमें हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि ये मुल्क इलेक्शन के बाद एक बार फिर किसी खुदा न खास्ता हैजानी कैफियत में या गैर यकीनी कैफियत। ये जो जब इलेक्शन में जीतने वाले जितने भी आज़ाद उम्मीदवार होते हैं, ये हुकूमत बनाने में बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। नाहिद, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, पहली दफ़ा नहीं है, गो के बहुत ज़्यादा तादाद में है, 11,000 से ज़ायद जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, लेकिन 2018 में भी हमने देखा था कि उसमें भी तकरीबन 13 आज़ाद उम्मीदवार थे, जिसमें 9 जो थे वो शायद PTI में शामिल हो गए थे। इस बार भी इसी तरह ही है कि जो जीतेगी जमात वो आज़ाद उम्मीदवार को कांटेक्ट करेगी। ये हमेशा बहुत रेलेवेंट रहे हैं और इस मर्तबा तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बिलावल साहब ने कहा वो अपनी हुकूमत बना लेंगे आज़ाद को मिलाकर। अभी से ये ऐलानात हो रहे हैं ना, आप ये देखिए तमाम सियासी जमातों को ये पता है कि इनको हमने अपने साथ शामिल करना है। अब ये डिपेंड करता है, उनकी मर्जी है। लेकिन जो जावेद साहब बात कर रहे थे कि जो वोटर की सोच है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप ये समझते हैं कि अगर किसी सियासी जमात
کا کوئی نمائندہ ہے تو وہ آپ کے کام بھی کروائے گا. اب جو آزاد امیدوار ہیں آپ کو نہیں پتا, وہ تمام لوگ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں کہ وہ بعد میں اگر وہ جیت جاتے ہیں تو وہ کام بھی کروانے کی پوزیشن میں ہوں گے. لوگوں کو کام چاہیے, عوام یہ چاہتی ہے آپ ڈیلیور کریں, اور اگر اس طرح سے ان کا ووٹ ضائع ہوتا ہے تو یہ ایک اینگل مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ووٹر اس پہ ضرور سوچے گا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے, اور ریلیونٹ رہیں گے ان کو, بلکہ آپ کنگ میکرز کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہر جگہ پر آپ کو بہت ریلیونٹ نظر آئیں گے. اور سچویشن جو ہے الیکشن ڈے پہ, اب آپ یہ دیکھیں کہ کل ہوتا کیا ہے جب لوگ باہر نکلیں گے بڑی تعداد میں, ٹرن آؤٹ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. جو سیاسی جماعتوں کو 150 جو ہے نا انتخابی نشانات الاٹ ہوئے, آزاد کو 174. ابھی جاوید صاحب کہہ رہے تھے ایسے مطلب کہ ایسے نشانات ہیں, انتخابی بینگن, چمٹا, جوتے, شیر, اور کہیں پہ مور جو ہے کھڑا ہوا بھی ہے, بیٹھا ہوا بھی ہے. تو ایسا کوئی انتخابی لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو خود یاد رہیں گے جب ووٹ ڈالنے کے لیے لوگ جائیں گے. میرے خیال میں منواز صاحب بہت زیادہ کوشش سیاسی جماعتوں کی طرف سے کی جا رہی ہے, آزاد امیدوار خاص طور پر جو سوشل میڈیا پہ کمپین بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کی جانب سے. لیکن جاوید صاحب کی بات سے میں اتفاق اس لیے کروں گا کہ ان کو یاد رکھنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہوگا تمام جتنے بھی ووٹرز ہیں ان کے لیے. اور انفیکٹ اپنے اپنے حلقے میں چلے اگر ہم مین سٹیز کی بات کرتے ہیں, جس طرح ہم لوگ اسلام آباد میں موجود ہیں, تو یہاں کے لوگوں میں شعور ہے کہ ان کے حلقے کا جو بھی امیدوار ہے, اگر وہ آزاد بھی کھڑا ہے اور انہوں نے اس کو ووٹ ڈالنا ہے تو ان کو پتہ ہے کہ یہ انتخابی نشان یہ ہے. بٹ اگر ہم اپنے دیگر ایریاز کی بات کریں, دیہاتوں کی بات کریں جہاں پہ ہمارا ووٹر زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے, تو وہ لوگ کیسے یاد رکھیں گے, یہ بڑا اہم سوال ہے ان کے لیے. اور وہاں پہ تو وہ تو سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتے, ان کے پاس تو کوئی بھی اس طرح کا پروسیس نہیں ہے. ان کو تو جو میں نے بتانا ہے, یا ان کے گھر کا جو پڑھا لکھا ہے, یا جو ان کے چودھری ہے یا نمبردار ہے جو بھی گاؤں کا, وہی بتائے گا جی اس پہ جا کے مہر لگانی ہے, تو وہ لگا کے آ جائیں گے. تو یہ ان کے لیے میرے خیال میں ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. سٹیز کے اندر تو ہم میرے خیال میں لوگ اس کو مینج کر لیں گے, ووٹر کیونکہ زیادہ یوتھ ہے ہماری, وہ اس کو مینج کر لے گی. ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر کمپین اس حوالے سے. لیکن ان علاقوں میں دیہات کی اگر ہم خاص طور پر بات کریں, فار فرلانگ ایریاز کی بات کریں, تو وہاں خاصا مشکل ہوگا میرے خیال میں. لیکن اب یوتھ بھی باہر نکلے تو کافی ہے, دیہی علاقوں میں بھی بڑی اویئرنیس آ گئی ہے, اور اویئرنیس سوشل میڈیا سے, اور موبائل میرے خیال میں 14 کروڑ کے قریب موبائل جو ہیں وہ پاکستانیوں کے پاس ہیں, اور زیادہ تر یہ یوتھ کے پاس میں دیکھتا ہوں موبائل جو ہیں وہ یوتھ تو یاد اس پہ ایک چیز ضرور نکلے. مجھے 2 دن پہلے ایک اور چینل پہ بھی یہ سوال ہوا, میرے نام پہ 5 سمز ہیں, اور اس کو اس طرح نہ کیجئے کہ 14 کروڑ لوگوں کے پاس ہے, آپ کے پاس بھی ہوگی, آپ کے پاس بھی ہوگی. اسی طرح براڈ بینڈ وہ بھی ہماری سم میں ہی شمار ہوتا ہے, تو اس کو تھوڑا سا محتاط اندازے میں دیکھیں. کہ ایک تو بات, دوسری بات یہ بار بار جو ہو رہی ہے نا, دیکھیں انتخابی میدان کچھ اور ہوتا ہے اور سوشل میڈیم پر گفتگو کچھ اور ہوتی ہے, ورنہ تو دنیا فتح کر چکی ہوتی ہے اب تک کسی نہ کسی کو. لہٰذا یہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے اور سوشل میڈیم پہ کیا ہے. میں میڈیا اس کو اس لیے نہیں کہتا کہ بہت سارے جید پی ایچ ڈی اسکالرز جو جرنلزم کے ہیں وہ یہ قرار دے چکے ہیں کہ اس کو میڈیا نہ کہا جائے, ورنہ میں اس میڈیا پہ بیٹھا ہوا بھی بڑا عجیب سا فیل کرتا ہوں. یہ تو چلتا پھرتا ایٹم ہے ہر ایک کے پاس, اور پرائیویسی تو ختم ہو کے رہ گئی ہے. لہٰذا سوشل میڈیم کے اوپر جو ہم انتخابی جلسے کرتے ہیں نا, یہ جو باتیں کرتے ہیں, وہ معاف کیجیے گا, وہ ریالٹی سے ان کا سم ٹائمز تعلق بالکل نہیں ہوتا, اور اس کے ساتھ پھر ہم نا عجیب سی لڑائی کا شکار ہو جاتے ہیں. اس پہ جیتنا ہوتا تو اس پہ جیتنا ہوتا تو بھائی جان اب تک نہ جانے کیا کچھ. اور یہ بڑی ایفرٹ کر کے آپ گھر سے نکلتے ہیں, آپ ووٹ کاسٹ کرنے جاتے ہیں, پھر جو اس وقت سوشل میڈیا پہ ڈس انفارمیشن نظر آ رہی ہے, تو خدا نہ خاصا آپ کا ووٹ جو ہے وہ ضائع بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے بہت توجہ دینی پڑے گی. آپ جائیں, جیسے فہد نے بتایا کہ آپ کے پاس اوریجنل آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے, وہ لے کر جائیں. ایکسپائرڈ بھی چلے گا, لیکن یہ ہے کہ آپ دھیان سے دیکھیں کہ آپ بہت بڑا چیلنج ہے ڈس انفارمیشن کا, اس الیکشن کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. توجہ یہ رکھنی چاہیے کہ آئی ڈی کارڈ ایکسپائر ہو تو چل جائے گا, بندہ ایکسپائر ہو تو ووٹ نہیں کاسٹ ہونا چاہیے. چلیں جو ہے وہ ہمیں اس نوٹ پہ اپنے پروگرام کے اس سیگمنٹ کو روکنا ہوگا. نیوز بریک کی طرف بڑھیں گے. اس سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا جاوید اقبال صاحب کا, جواد فیضی صاحب آپ کا, ایاز آپ کا, ناہید آپ کا. میں اور شازیہ خان آپ کے ساتھ ہم رہیں گے. 11 سے 12 بھی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا. تھینک یو ویری مچ. جاتے جاتے ایک دفعہ پھر جو ابھی جنہوں نے پی ٹی وی نیوز ٹیون کیا ہے, ووٹ ڈالیں, ووٹ پاکستان, کیونکہ اس سے آپ قسمت بدل سکتے ہیں. اوور ٹو نیوز اسٹوڈیوز فار نیوز بریک.